एक्चुअली लाइट चली गई थी लेकिन हमने कल ही इन्वर्टर लगवाया है यहाँ पे, तो अब ये क्लास कभी इंटरप्ट नहीं होगा, मतलब अब ये क्लास चलती रहेगी, इन्वर्टर है। सो बट ये है कि अभी लाइट गई तो सिस्टम बंद हो गया था, फिर स्टार्ट करना पड़ा। तो ये है, लेकिन ये बंद नहीं हुआ, पता नहीं क्या है, देखो जो लिख रहा था यहीं पे है और कंप्यूटर बंद हो गया था और ये बंद नहीं हुआ, तो पता नहीं। तो ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि तो ये था 1 2 4 6 7 है ना इससे, और x क्या डिनोट कर रहा है, रैंडमली चूज एन इंटीजर, तो x है, x इज डिनोट द रैंडमली चूज एन इंटीजर, सो रैंडमली चूज एन इंटीजर, ठीक है। सो ये रैंडमली चूज एन इंटीजर है फ्रॉम दिस सेट s से, है ना, फ्रॉम s, मान लो ये सेट ऑफ जितने भी 5 डिजिट इंटीजर थे वो s है। अब आपसे पूछ रहा है कि let x denote random in this, y denote the position from the right of the digit 4 in the randomly chosen integer। अच्छा, तो ये बोलना चाह रहा है कि 4 की क्या पोजीशन है, y डिनोट किसको कर रहा है, सो y इज डिनोटिंग द पोजीशन ऑफ, हाँ 4, तो कोई नंबर ऐसे एग्जांपल के लिए मैं बनाता हूँ 1 2 4 6 7, यही के लिए, तो पोजीशन ऑफ 4 फ्रॉम राइट, तो राइट मतलब ये थर्ड पोजीशन यहाँ पे हो गया, सो y इज पोजीशन ऑफ 4 फ्रॉम राइट, ठीक, ये है। अब सो फॉर एग्जांपल इफ द इंटीजर इज 1 2 6 4 7, अच्छा तो y इज 2 एंड फॉर दिस y इज 5, राइट। तो इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है सर? मतलब कैसे निकालेंगे एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्टली निकल x का पाएगा? सपोर्ट क्या है, सर एक्स तो सारी वैल्यूज दे रहा है जो सारे डिजिट से बन रही है, हाँ s तो में इसका तो पता नहीं, बट वाई जो है वो वैल्यू लेगा 1 से 5 तक। पता तो इसका सर भी है, मैंने पता तो इसका भी है ना, जितने नंबर्स बने, जैसे एग्जांपल के लिए सबसे आसान है 1 2 4 6 7, ये चलता रहेगा, एंड में रिवर्स हो सकता है 7 6 4 2 1, मतलब बीच में बहुत सारे नंबर है, 120 नंबर्स हैं। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि एस के सपोर्ट में कितने एलिमेंट है 120, और वाई के सपोर्ट में 5 एलिमेंट है, ठीक। यस सर। हाँ, तो अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, सो एक्स तो मुझे लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो एक्स में ईच पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी वही आ जाएगी, सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इज 1 अपॉन कितना था 120 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, s मैंने लिया हुआ है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर्स, 5 डिजिट नंबर यू कैन मेक फ्रॉम दिस डिजिट, है ना। यस सर, सो So, मैंने इसमें मतलब समेशन कर दिया सब नंबर्स का, नहीं नहीं जो ये तो हो कॉमन गया, है। और y में क्या होगा, y में y भी तो इजी है, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी y बीइंग 1 एग्जांपल के लिए, तो इसका क्या मतलब है कि 4 का, 24/120। है ना, 4 का पोजीशन आपने फिक्स कर दिया, तो बाकी 4 को आप वेरी करा सकते हैं, सो ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, हाँ इस तरह से ईच पॉइंट का ऐसे ही आ जाएगा, मुझे लगता है सेम ही आ जाएगा, कितना बनेगा यस ये, सर, सो एक्सपेक्टेशन वाई 3 आ रहा था। सो ये 1/5 होगा 1/4 होगा, सो 1/5 1/5। क्योंकि 5 है ना, तो सबकी प्रोबेबिलिटी ईच आ जाएगी, सो यस इनफैक्ट सर। y इज इक्वल टू स्मॉल y, ऐसा लिख दो, स्मॉल y फॉर ऑल y बराबर 1 2 4 6 7, ठीक है। अब क्या दिक्कत आ रहा है, तो मैंने एक्सपेक्टेशन वाई तो निकाल लिया, 3 आ रहा था, बट एक्सपेक्टेशन एक्स मतलब 44,444 आ रहा है। तो अब तो आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन क्या होता है, समेशन एक्स आई पी आई, यस सर, उसी से निकाला। तो मतलब सबका मुझे कंफर्म करना था कि इसी तरह निकलेगा ना, सबका सम करना जी पड़ेगा। जी जी, सम करना आता है, ये आसान है सम करना, यस सर। 1 2 4 6 7 से 7 6 4 2 1, तो ईच डिजिट कितनी बार आया होगा, 24। एक मिनट, कितने नंबर है टोटल ये, 120। तो ईच डिजिट कितनी बार आया होगा, सो 120/5। अच्छा यहाँ पे वैसे तो 120 हो गया, एक मिनट को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ क्या होगा, जैसे जब ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा हाँ होगा, सर, यूनिट्स प्लेस पे हाँ जैसे डिजिट 1 है तो वो 24 बार आएगा, और डिजिट 2 भी 24 बार आएगा, ऐसे ही हाँ, 4 तो 6 7।
तो वैसे ऐड कर पाओगे ना, ऐड कर लोगे ऐसे करके। हाँ ये इससे निकाल दिया हाँ वो तो ठीक है। वही थोड़ा हाँ तो जो, confirm हाँ जो आपने किया वो ठीक है। B part। बी पार्ट है कि फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई बराबर वाई। तो क्या दिक्कत, तुम ट्राई किए हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मतलब बी पार्ट में क्या दिक्कत है? तो इसमें प्रोबेबिलिटी x given y चाहिए होगा तभी तो एक्सपेक्टेशन x हाँ given तो y निकाल लेंगे, चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी एक्स गिवन वाई में क्या दिक्कत है? एक्स गिवन वाई बराबर 1 का मतलब बताओ क्या है? मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब इसमें मान लो एक्स गिवन एक्स बराबर एक्स गिवन वाई बराबर 1, इसका क्या मतलब है? मुझे गिवन है वाई 1 है, इसका क्या मतलब हुआ? ये नंबर ना। इंटीजर जिसमें n में 1 आ रहा। हाँ अब बताओ इसमें कैसे निकालते हो तुम? एक्स जब मुझे गिवन है ये है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो ऐसा कितने नंबर है टोटल? 24 हम्म 1 अब से end होने वाला है। हाँ तो अब तुम्हें x की वैल्यू क्या है, मान लो इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें y बराबर 1 होने, यहाँ देखो एक तो हो गया y बराबर 1 होने की टोटल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूं मैं, तो y बराबर 1 होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे तो होती है 4 फैक्टोरियल थी ना। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ e गिवन f क्या होता है? e इंटरसेक्शन f अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ f। Yes sir। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f ऐसे निकालोगे तो 4 फैक्टोरियल 5 बाद में तो कट ही जाएगा ना, तो मैं नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल रहा हूँ जस्ट। अगर तुम वैसे करना ये कर लो। अब बताओ x बराबर x गिवन दिस, तो x तुमने पहला नंबर चूज किया तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? अगर मैं ऐसा निकाल रहा हूँ, मान लो पहला नंबर ले लिया मैंने, तुमने ट्राई नहीं किया ना, क्योंकि तुम्हें शुरू में पता ही नहीं चला था x का सपोर्ट क्या है, तुमने ट्राई नहीं किया, तो अब तुम ट्राई करो अब आएगा। मतलब x का तुम्हें पता था सपोर्ट है, ये ट्राई किया तुमने ये? Yes sir तभी तो निकाला एक्सपेक्टेशन है। सो इसमें क्या दिक्कत है? मान लो 1 2 4 6 7 x की वैल्यू, तो इसमें क्या होगा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब इसमें क्या दिक्कत है, जस्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाना है। इसमें x बराबर 1 2 4 6 7, ईच पॉइंट पे आउटकम निकालो ना x का, दिस इंटरसेक्शन y बराबर 1, तो बताओ मुझे क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी जो न्यूमरेटर में है? तो इसमें तो 0 होगी। y बराबर 1 है, कह रहा है फोर्थ फर्स्ट विच है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन में कॉमन ही नहीं है कुछ, क्योंकि इसमें वही सारे नंबर है जहाँ यूनिट प्लेस पे 4 है, तो 0 आ गई। तो ऐसे करके निकालो। तो अब इसमें सिर्फ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी कहाँ पे आएगी? जिस पर y end नंबर 4। हाँ हाँ यूनिट डिजिट 4 हो, मतलब 4 हो ना यूनिट डिजिट। हाँ तो निकालो, हो तो गया बस, उसमें मीन निकालने में क्या दिक्कत है फिर? और सर थर्ड पार्ट। सो दैट एक्स एंड वाई आर, तो आगे करो ना, अब क्या करना, अनकोरिलेटेड क्या करना पड़ता है? तुम ट्राई तुम करते ही नहीं हो, तुम्हें सेकंड तुम भी वही हाल है, तुम्हारा क्वेश्चन देके छोड़ दिए। इसमें तो मुझे लगा बी पार्ट में कुछ खास तो था ही नहीं। अगर मुझे जब डिस्क्रीट का पीएमएफ निकालना है कंडीशनल में भी, तो हम यही करेंगे, यही तो कर रहा हूँ मैं, क्या नया इसमें कर रहा हूँ? लेकिन तुम्हें ट्राई, इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम थी। तो इसमें तो क्योंकि तुम्हें शायद मतलब समझ नहीं आ रहा था। अब इसमें सेकंड वाले में सेम ही चीज है, कह रहा है कि शो करो कि ये अनकोरिलेटेड है, तो इसमें निकालो, कोवेरिएंस निकाल सकते हो इसका। अब तुम्हें इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन करो। एक्सपेक्टेशन x y माइनस। हाँ तो इसमें क्या ही नया है, थोड़ी तुम्हें नहीं पता है, ये सब चीजें पता है कि नहीं है? तो फिर ट्राई करो ना, इसको इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसकी वैल्यू, अभी तुमने ये दोनों निकाला, अभी ये निकाल लो, वहां से पता है मुझे पीएमएफ, तो ये दोनों निकाल लिया तुमने। फिर ऐसे ही ये कैसे निकालते हैं ज्वाइंट, इसका लिखो अब समेशन x इंटू वाई ज्वाइंट पीएमएफ बनाने की कोशिश करो, ज्वाइंट का क्या होगा, जैसे ये ज्वाइंट ही तो निकाल रहे थे यहाँ पे तुम, तो ऐसे करके पॉसिबल ज्वाइंट लिखो, दिख जाएगा तुम्हें। तो एटलीस्ट ट्राई करके देखो, फिर नहीं समझ आया फिर पूछो, फिर ट्राई करता हूँ मैं, ये इसको देखो। सर लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था वो नहीं पाया। हाँ वो मैंने सॉल्व किया ही नहीं, अभी मैं देखता हूँ उसका। हाँ उसमें लास्ट में जेड का जो पीडीएफ निकालना था ना, ये इसमें सिंपल, ये तो आसान क्वेश्चन, इसका डेफिनेशन लगाओ, मैं उसका भी सॉल्व नहीं किया हूँ, मैं ट्राई करता हूँ फिर। वो किस ईयर का था क्वेश्चन, तो सेव किए थे मैंने, आईएसआई का था ना वो, किस ईयर का था वो क्वेश्चन? 2020 का, 21 का क्वेश्चन नंबर कुछ था, क्या था क्वेश्चन नंबर? 29। ठीक है मैं इसको देखता हूँ। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जिनका डाउट है। हाँ जी अमन, इससे पहले रुको, उससे पहले उसका डाउट आया था, तो अलग अलग ग्रुप्स में है ना, उत्साह क्या डाउट है इसका?
जी इसमें आपको क्या डाउट है? ये ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या बोल रहा है? लेट f be a single variable real valued function such that all its derivative exist. अच्छा, so one variable का real valued function के सारे derivative exist करते हैं. पूछ रहा है we say that f changes sign at point x1 in the domain. ठीक है, फंक्शन चेंज करेगा अपना साइन अगर x0 प्लस एप्सिलॉन x0 माइनस एप्सिलॉन का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो जाए. अब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है इसका मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है. फॉर स्मॉल इनफ पॉजिटिव एप्सिलॉन. ठीक है, अ पॉइंट इन द डोमेन इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट इफ द फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश चेंजेस इट्स साइन. ठीक है, सो a point x0 in the domain is called flex point of f if second derivative changes its sign. ठीक है, तो which of the following statement is are true? If x0 is a flex point, हाँ क्यों समझ नहीं आया? इसने कहा है कि f फंक्शन f लिखा तो है, तुम लोग लिख के देखो ना, उसको 2-3 बार पढ़ो लिखो. अगर मान लो यहाँ समझ नहीं आया ठीक है, लेकिन एग्जाम में समझ नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम है ना. अगर एग्जाम में भी आपको समझ नहीं आया तो प्रॉब्लम है. तो इसने कहा है f चेंजेज साइन एट x0 if f of x0 plus epsilon and f of x0 minus epsilon this is negative. ये तो ऑब्वियस पार्ट है ना, कि मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जैसे किसी पॉइंट x0 पे फंक्शन की वैल्यू एक पे नेगेटिव होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी या पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी. ये मतलब है क्योंकि x0 माइनस वाले यहाँ पॉजिटिव है, x0 प्लस नेगेटिव है, तो ये कहना चाह रहा है. अब दूसरा, जैसे दूसरा बोल रहा है फ्लेक्स पॉइंट का मतलब क्या है? अगर मैं लिखूं f डैश चेंजेज इट साइन एट x0 if f dash x0 plus epsilon f dash x0 minus epsilon less than 0. यही मतलब है ना. ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट बोला है उसने. फ्लेक्स पॉइंट में क्या है? f dash changes sign at x0 if f double dash x0 plus epsilon f double dash x0 minus epsilon नेगेटिव. ये चीज है. तो कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पे तुम अगर एक चीज देखो कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जा रहा है, इसका क्या मतलब है ये समझो. इसका मतलब क्या है कि टू नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है. मींस व्हाट? कि इन दोनों में से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है. सो ये मतलब ये है कि f ऑफ x0 माइनस एप्सिलॉन अगर पॉजिटिव है एंड f ऑफ x0 प्लस एप्सिलॉन नेगेटिव है. या दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि उल्टा हो सकता है. तो सेम डेरिवेटिव के साथ है. अब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ क्या मतलब है, तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ. या तो ऐसा हो रहा होगा, या ये अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. डैश के लिख रहा हूँ, एफ नॉट डैश. यहाँ एफ डैश एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन पॉजिटिव होगा. यही है ना, डैश नहीं सिर्फ एफ, क्योंकि मैं पहला लिख रहा हूँ ना. सेम चीज दूसरे के लिए डैश पे होगी. तुम्हें मतलब समझना इसका क्या मतलब है. यही तो था, ये इसी को तुम कह रहे हो समझ नहीं, क्या समझ नहीं आ रहा इसमें. इसी पॉइंट को इसने बोला है दिस पॉइंट इज टर्निंग पॉइंट, दिस पॉइंट इज फ्लेक्स. ठीक. सो तो क्या कहना चाह रहा है ये कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव पहले नेगेटिव रहा हो बाद में पॉजिटिव हो जाए, वो टर्निंग पॉइंट है. फ्लेक्स पॉइंट क्या होगा? ऐसा पॉइंट जहां पे f डबल डैश x उसके पहले पॉजिटिव रहा उसके बाद नेगेटिव हो जाए, या उसके पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव हो जाए. तो साइन चेंज कर रहा है, तो कहना चाह रहा है. अब बताओ क्या डाउट, अभी समझ आया कि नहीं आया? फ्लेक्स का मतलब है वो पॉइंट जहां पे डबल डेरिवेटिव उसके पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव हो गया, ये फ्लेक्स है. टर्निंग पॉइंट मतलब अ पॉइंट वेयर f डैश x वाज बिफोर पॉजिटिव आफ्टर इट इज नेगेटिव. मतलब अपोजिट साइन हो जाए उस पॉइंट के पहले और बाद में साइन अपोजिट है.
उसको अप्लाई करो. यू टेक सम एग्जांपल. कह रहा है अगर x नॉट एक फ्लेक्स पॉइंट है, एग्जांपल के लिए तुम जैसे कोई एग्जांपल लो जहां पे ऐसा हो जाए कि डबल डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा हो किसी पॉइंट पे, है ना. सो डबल एक्स क्यूब ले लो एग्जैक्टली. तो एक्स क्यूब अगर लोगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x², डबल डेरिवेटिव 6x है. अब जीरो के पहले डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, जीरो के बाद डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो एक्स क्यूब इज एग्जांपल. तो जीरो इज अ फ्लेक्स पॉइंट ऑफ एफ, देन एफ डबल इज 0. तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये फ्लेक्स इज अ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन. एक्चुअली एक तरीके देखोगे दिस इज इनफ्लेक्शन पॉइंट, तो कैलकुलस का टर्म है, वो टर्निंग पॉइंट है. कॉन्केविटी जहां चेंज होती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है. सर इसके अंदर जो ऑप्शन है, इसके अंदर ऑप्शन थोड़े अजीब से दिए हुए हैं इसी क्वेश्चन में कि मतलब इसका ये कंक्लूजन है या फिर इसका ये रिक्वायरमेंट है, वो दिक्कत. ये आपको समझना पड़ेगा कि थ्योरम वन वे है या बोथ वे है, मतलब सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है या दोनों है, ये आपको समझना पड़ेगा किसकी क्या कंडीशन है. तो डबल डेरिवेटिव 0 होना जरूरी थोड़ी है कि वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, बट अगर कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट है तो जरूरी है वो क्रिटिकल पॉइंट होगा. एक्चुअली ये चीज है, हमने पढ़ा तो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, आपको याद है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि साइन दोनों तरफ सेम रहती है. तो अगर वहां रेट ऑफ चेंज निकालोगे ना, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट का डेफिनेशन है कि डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो कनकेव अप है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है कनकेव डाउन हो गई, तो कॉन्केविटी चेंज हो गई, दैट पॉइंट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट. वही यहाँ फ्लेक्स बोल रहा है उसको. सो जिन पॉइंट जो भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा एक्चुअली. चूंकि ये फंक्शन डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव वहां डबल डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, 0 तो होगा. और ये तो वो भी कहता है ना इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहता है जो पहला स्टेटमेंट है वो तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से हो जाएगी कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के बीच है. अच्छा एग्जैक्टली एक्स नॉट पे बात कर रहा है वो, है ना, तो उस बीच में पॉइंट मिलेगा, लेकिन एक्स नॉट के पहले एक्स नॉट के बाद ही तो चेंज हो रहा है ना. ये तो पहला ट्रू होना चाहिए. सेकंड कह रहा है कि अगर डेरिवेटिव 0 है तो ये टर्निंग पॉइंट होगा. डेरिवेटिव 0 है किसी फंक्शन का तो वो टर्निंग पॉइंट का मतलब ये हो गया कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन, हाँ चेक करता हूँ रुको. एक्स क्यूब एग्जाम्पल ले लो. एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब टर्निंग पॉइंट है. अच्छा एक्स क्यूब में तो हाँ यस एक्स क्यूब, यस एक्स क्यूब ही एग्जाम्पल है इसका. एक्स क्यूब में 0 पे एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स इज इक्वल टू 0. तो मुझे बताओ एफ डैश 0 क्या आएगा एक्स क्यूब में. नहीं नहीं समझ नहीं, आप पेन पेपर है ना आप लोगों के पास, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखो. मैं बोल रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स इज इक्वल टू 0, पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 है, फंक्शन एक्स क्यूब है. नाउ टेल मी एफ डैश एक्स एट 0. हाँ 0. जैसे जो भी मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं ये मान रहा हूँ तुम लोग क्लास में अगर आए हो तो ये नहीं कहीं पार्क में घूम रहे हो फिल्म देख रहे हो, दिस इज नॉनसेंस और टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना अगर ऐसा कर रहे हो तो. द थिंग जब आप लाइव क्लास अटेंड करते हो तो यू मस्ट सिट ऑन टेबल या जहां भी बैठ के पेन पेपर आपके पास होने चाहिए. जो भी मैं पूछूं आपको आंसर करना है. ये चीजें हैं, ऐसे नहीं पार्क में टहल रहे हैं वीडियो देख रहे हैं तो वैसे क्या रिकॉर्डिंग देख लेना बाद तभी कोई फायदा होना नहीं है. द लाइव क्लास का पर्पस है सीखना, सेम टाइम पे रियल टाइम पे सीखना. तो कब सीखोगे, जब तुम कॉन्वर्सेशन करोगे या जो पूछ रहा हूँ बताओगे या तुम पूछोगे. ये चीजें हैं. सो जो एक्स क्यूब है उसका डेरिवेटिव 0 पे 0 है. क्या एक्स क्यूब में इसके हिसाब से जो कहना चाह रहा है टर्निंग पॉइंट का डेफिनेशन कि 0 के पहले और 0 के बाद एफ डैश एक्स, सो एफ एक्स हमारा एक्स क्यूब है, एफ डैश एक्स 3x² है. अब यहां से मैं ये पूछ रहा हूं कि एफ डैश एक्स प्लस एप्साइलॉन, ये भी 3, चलो मान लो एक्स नॉट प्लस, सो एक्स नॉट प्लस एप्साइलॉन का स्क्वायर होगा, एफ डैश एक्स नॉट माइनस3x0 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर है.
तो यहाँ नोट ये करना है एक्स नॉट मेरा 0 है, अभी बोल रहा हूँ एक्स नॉट इज 0, ठीक, इसको 0 रखो। अब मुझे ये बताओ, इसने कहा है कि टर्निंग पॉइंट क्या होगा, एफ डैश चेंजेस साइन एट 0, तो मतलब ये हो गया कि उसके एफ डैश की वैल्यू उस पॉइंट के राइट में पॉजिटिव होगी तो लेफ्ट में नेगेटिव होगी, या वाइस वर्सा। बट क्या ऐसा एक्स क्यूब में हो रहा है, क्वेश्चन ये है। एक्स क्यूब में जबकि एफ एक्स मेरा एक्स क्यूब है और कह रहा है एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए, सो एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर है, जो कि x को 0 रखने पे 0 हो जाएगी, जो कि x नॉट मेरा 0 है, तो ये 0 हो जाएगी। तो ये फंक्शन जो बी ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, जो इफ कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है कि इस फंक्शन में एफ डैश एक्स इज 0 एट x इज इक्वल टू 0। नाउ देन पार्ट को चेक करना है कि एक्स नॉट टर्निंग पॉइंट है क्या, एक्स नॉट को मैंने 0 बोला है, क्या 0 टर्निंग पॉइंट है इस फंक्शन का। तो टर्निंग पॉइंट का डेफिनेशन यहाँ इसने लिखा है, तो उसका मतलब है कि 0 के पहले एफ डैश की वैल्यू और 0 के बाद एफ डैश की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करे तो नेगेटिव होना चाहिए। तो तुम 0 के पहले प्लस एप्सिलॉन, 0 के पहले माइनस एप्सिलॉन और 0 के बाद प्लस एप्सिलॉन हो गया, दोनों का प्रोडक्ट करो, नेगेटिव तो नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया बी वाला। अब कह रहा है अगर डबल डेरिवेटिव 0 है तो फ्लेक्स पॉइंट होगा, नहीं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है। अच्छा, डबल डेरिवेटिव 0 है, टेस्ट फेल होता है ना, तुम्हें याद है डबल डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो क्या होता है, हाँ मतलब मिनिमा मिलेगी ना, जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव है उस पॉइंट पे फंक्शन की मिनिमा वैल्यू मिलेगी, जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमा होगी। और डबल डेरिवेटिव अगर 0 हो जाए तो क्या कहता है, टेस्ट फेल हो जाता है। सो दैट पॉइंट मे बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मे बी पॉइंट ऑफ मिनिमा और मे बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में फ्लेक्स लिखा हुआ है। सो मीन्स थर्ड इज रॉन्ग ऑप्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल है, चलो इसके लिए एग्जाम्पल लेना है, सो एक्स की पावर तुम एक्स की पावर 4 ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स की पावर 4 ले लो। इसमें क्या है, 0 पे डबल डेरिवेटिव 0 है एक्स की पावर 4 में, लेकिन 0 इज नॉट द फ्लेक्शन पॉइंट, 0 जो पॉइंट ऑफ मिनिमा, सो एक्स की पावर 4 एग्जाम्पल से सी गलत हो गया, एक्स क्यूब एग्जाम्पल से बी गलत हो गया। अब डी कह रहा है अगर एक्स फ्लेक्स पॉइंट है तो डबल डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, ये गलत कह रहा है। अगर फ्लेक्स पॉइंट होगा सो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये, सो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल बोला हुआ ना, हाँ डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एक्स नॉट एक फ्लेक्स पॉइंट, पॉइंट ऑफ एग्जांपल के लिए फिर से वही बोल रहा हूं कि एक्स क्यूब में एक्स बराबर 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक, तो उसमें क्या हो रहा है एफ डैश 0, भी गलत हो गया। तो ऑप्शन तो एक ही करेक्ट आ रहा है मेरे हिसाब से, ए ही आ रहा है बस, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब से बी और डी आउट हो गया, एक्स क्यूब एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब लेने से, एक्स बराबर 0 लेने से, और एक्स 4 से सी आउट हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट पर्सन का देखते हैं। सो अंजू भाई अमन तुम्हारा क्या डाउट है, देखो ग्रुप में भेजा तुमने, इसमें क्या है, ये कह रहा है कि एक ही हाँ रुको रुको, 1 by 1, तो पेशेंस बिल्कुल नहीं, इतने सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.65, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.08। अभी मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और 3 लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, और तुम ग्रुप में देखो 8 लोग या 7-8 लोग हैं ना, लेकिन तुम ही हो जो सिर्फ तुम्हें बोलना है, बाकी लोग हैं जो पेशेंटली बैठे नहीं है या चुपचाप नहीं सुन रहे हैं, और इसलिए डांट खाते हो तुम, क्योंकि एक क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व करूंगा 4 घंटा लग जाएगा, अभी आधे घंटे में हमने लगभग 3 लोगों के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और तुम्हारा एक क्वेश्चन उठाऊंगा आधा 1 घंटा लग जाएगा उसमें, और पेशेंस भी नहीं रखना है। सो PA is 0.65, PB is 0.08, और हमारे पास पूछ क्या रहा है, पे A इंटरसेक्शन B कहाँ लाई करेगा। तो बताओ भाई, कल ही मैं क्लास में करा रहा था गेट वाले में ना,
पी ए बी और पी ए में क्या रिलेशन, बताओ भाई अमन तुम बताओ, इन दोनों में क्या रिलेशन है? सर ए इंटरसेप्शन भी या तो उससे छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। हाँ, लेस देन इक्वल टू हो गया। ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पी बी, सिमिलरली होगा ना। तो बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए? सो एक चीज, 0.08 होना चाहिए ना एक तरफ का। हाँ हाँ हाँ, या छोटा कौन सा है? 0.8 कैसे होना चाहिए भाई? रुको एक मिनट, तुम ध्यान से रुको, तुम्हें थोड़ा बहुत आता है मैथमेटिक्स। बताओ इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होता है? ये सेम क्वांटिटी है ना, सो दिस इज लेस देन दिस एंड दिस इज लेस देन दिस। तो इसको मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? ये थ्योरम है, कुछ दिन पहले बताया होगा, क्लास में बताया होगा। इफ एंड ओनली इफ व्हाट, इसी स्टेटमेंट का कॉमन सॉल्यूशन क्या है, पता है तुम्हें कि नहीं? यहाँ पूछता हूँ, देखो ध्यान से बताओ। थीटा लेस देन इक्वल टू x1 एंड थीटा लेस देन इक्वल टू x2, देन इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा लेस देन इक्वल टू, आइडिया है तुम्हें? इनफैक्ट ये इफ एंड ओनली इफ होता है। कब सीखोगे ये सब? ये तो कुछ दिन पहले कल ही क्लास में करा रहा था मैं, गेट वाले बैच में कराया था। बताइए जी क्या होगा इसमें? थीटा लेस देन इक्वल, कोई बाकी बताओ। यहाँ थीटा लेस देन इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? मिनिमम ऑफ x1 x2, ठीक है। तो ये थ्योरम है। तो यहाँ देखो यही लगाओ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन लेस देन इक्वल टू पी बी। यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस थ्योरम के हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ पी ए कॉमा पी बी, ठीक है। और यही रीजन होता है रैंक में भी, मैट्रिक्स का रैंक लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एन होता है। अब बताओ पी और पी में छोटा कौन सा है? तो यहाँ से क्या आना चाहिए हमारे पास? 0.08। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि आपका क्या है क्वेश्चन में डाउट? अब अभी मैंने ट्राई किया ना, तो इसमें 0.65, अच्छा तो ये हो सकता है यहाँ पे ना टाइपिंग मिस्टेक किया हो सकता है 0.80 रहा हो जिसको इसने वो किया है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन में मुझे लगता है मिस्टेक, आप सही कर रहे हो शायद, है ना। इसे बोला लाइज इन द इंटरवल, तो किस में लाई करेगा? तो यहाँ पर्पस ये था इसका क्वेश्चन का। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें करेक्शन ये होगा कि ये 0.08 की जगह 0.80 रहा होगा, जिसको टाइप करने में इसने गलती किया होगा, ठीक है। तो उस केस में जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? तो हाँ, जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका, नहीं इन दोनों में अगर मैं 0.80 कर दिया तो मिनिमम कौन सा हो गया? 0.65, 0.65 जो 8 हो रहा है वो करेक्ट हो जाएगा फिर डी वाला। तो यहाँ मुझे लग रहा है करेक्शन ये होगा, यहाँ इसने टाइप करने में थोड़ा गलती की है 0.08 के बजाय, या फिर एक ऑप्शन ये है कि वहाँ 0.08 करो, ए ऑप्शन के लास्ट में। तो ऐसा होगा, जहाँ भी बिलोंग करेगा उसका राइट एंड जो है, लेफ्ट कुछ भी हो, राइट एंड 0.65 होना पड़ेगा अगर 0.80 है। तो जो पहले था, जो आप कह रहे थे वो सही कह रहे थे कि लास्ट में 0.08 से छोटा होना चाहिए। तो ये इसमें मिस्टेक किया हुआ है ये पिछले साल के असाइनमेंट में थोड़ी मिस्टेक्स हैं। किनका डाउट रह गया भाई? तो हाँ जी, साहिल क्या नाम है इसका? हाँ, और किसने भेजा? विशाल। हाँ बताओ इसमें क्या है तुम्हें डाउट? कि द ग्राफ ऑफ दिस इज इलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ xy plane, AB be the maximum and minimum value of y upon x over all xy on the ellipse. Find the value of a plus b. So y upon x का क्या रोल है ना? AB be the maximum and minimum value of y upon x over all point xy on the ellipse. y upon x का क्या मतलब है? हाँ, सो AB मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, नहीं y अपॉन x नहीं होगा, y एंड x होगा, टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि दो वैल्यू यहाँ पे है ना, a एंड b कह रहा है। अगर एक पॉइंट होता मान भी लेते हैं हम, तो ये बोलना चाह रहा है कि a एंड b विद द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y अपॉन x, नहीं yx होगा, या तो ऐसा हो सकता है या y अपॉन x का क्या, अच्छा सॉरी y अपॉन x भी हो सकता है। सो
a एंड b विद द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y अपॉन x। तो इसका क्या मतलब, y अपॉन x का मैक्सिमम का मतलब y को मैक्सिमाइज करो, x को मिनिमाइज करो, इस तरह से तो मैक्सिमम मिल जाएगा टोटल का। और उल्टा कर लो उसके लिए, ओवर ऑल द पॉइंट एक्स वाई ऑन इलिप्स, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। So how will you find maximum value of y upon x? So इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल पाओगे? इलिप्स है एक्चुअली, दिक्कत ये इलिप्स है ना। इलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ तो वो तो तुम बना सकते हो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के ना। इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या कुछ और ले सकते हैं ना। इस फॉर्म में इसको ला सकते हो, इससे सेंटर पता चल जाएगा तुम्हें और वो पता चल जाएगा। y अपॉन x करना है तो पता नहीं, क्वेश्चन तो कुछ अलग लग रहा है। क्या आई सी एम आई का पी वाई क्यू है? आई एस आई का है। ऐसे कैसे लिखा है कि y अपॉन x नहीं, स्लोप के इक्वल तब करेंगे जब ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हो। तो इसका सेंटर ओरिजिन है, इस कैसे पता चलेगा? उसने कहा y अपॉन x की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है। सो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है तो मैक्सिमाइज किसको करना है यहाँ पे? y अपॉन x को, क्योंकि मुझे फंक्शन दे रखा है। तो जब तुम ग्राफ बनाओगे तो तुम्हें ये ढूंढना पड़ेगा। एक तरीका ये है मेरे पास कि जैसे y अपॉन x को मुझे इसको मैक्सिमम करना है, मतलब इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगा जो y की तुम मैक्सिमम वैल्यू चूज करोगे और x की मिनिमम चूज करोगे। जो y मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू और x मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, तो उससे ओवरऑल रेशियो की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और अगर मुझे मिनिमम लेना है y अपॉन x का, तो ये मुझे मिनिमम चुनना पड़ेगा और x को मैक्सिमम चुनना पड़ेगा ताकि रेशियो मिनिमम हो जाए। तो तुम इसके पॉइंट्स देख लो क्या क्या है इलिप्स पे, और देन देखो सबसे जो पॉइंट है ऐसा कौन सा पॉइंट है, एक y की हाईएस्ट वैल्यू क्या, x की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी। हाँ इलिप्स पे देख ही सकते हो ना तुम कोऑर्डिनेट से। ओरिजिन से ड्रॉ कर लिया, ओरिजिन से दो लाइन निकाल ली, एक मैक्सिमम होगी एक मिनिमम होगी इलिप्स के कांटेक्ट में। अच्छा चलेगी तो एक मैक्सिमम होगी एक मिनिमम, दोनों की स्लोप एक नंबर मार के। हाँ स्लोप से नहीं हो, मुझे तो स्लोप लूप सॉल्यूशन इसका तो होगा नहीं कहीं पे, स्लोप लूप से तो नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ अलग है इसमें। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और तुम इसको ड्रॉ करो, तो ड्रॉ करने में तुम्हें दिख जाएगा। जैसे मान लो इलिप्स जो ओरिजिन के अबाउट होता है, जो इलिप्स ओरिजिन के अबाउट मतलब ओरिजिन जिसका सेंटर होता है, मुझे पता है x की हाईएस्ट वैल्यू यही है, सॉरी y की हाईएस्ट ये आएगी, x की हाईएस्ट ये आएगी, इस तरह से मुझे पता है। हाँ वही बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा बनाओ, फिर देखो किसके अलोंग है, अगर किसी और पॉइंट के अलोंग है तो वो x की वैल्यू क्या देगी और y क्या हो सकती है मैक्सिमम। तो इसका पहले परफेक्ट स्क्वायर बना के देखो इस तरह क्या बनता है, फिर तुम जस्ट डिसाइड कर पाओगे ना। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा बना तो तुम ये देख लो ना कि ये जो बीच के पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये मैक्सिमम y होगा एक्चुअली, और ये जो पॉइंट आ रहा होगा ये मैक्सिमम x होगा यहाँ पे। जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो मैक्सिमम होगा, जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिनिमम होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिनिमम होगा। इसके हिसाब से मुझे लगता है मिल जाएगा जो मैंने बताए हैं। सो ऐसा तुम कर सकते हो। फिर इससे a था
मैक्सिमम वैल्यू और b है मिनिमम वैल्यू। तो y अपॉन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू तुम ढूंढ के लाओगे वो a होगी, y अपॉन एक्स की जो मिनिमम ढूंढ के लाओगे वो b होगी, फिर काम हो जाएगा। तो ग्राफ बनाओ और ये पॉइंट सेलेक्ट कर लो, इससे हो सकता है इसका देखो ये 4 पॉइंट ढूंढो और इन चारों पॉइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करो यहाँ पे, और ए भी यहाँ से मिल जाना चाहिए। करके देखो इसको, पहले परफेक्ट स्कोर बनाना पड़ेगा उसके लिए तुम्हें, ये तो इससे आ जाएगा। हाँ जी, किनका डाउट रह गया? हाँ ठीक है, इसका से आने हैं। बताइए इसमें क्या पूछना है आपको? 74 हाँ सर, सर वो 74 में सर मैंने की है, लेकिन सर इसका जो मतलब सर उसमें जो रैंक पहले क्वेश्चन पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो पहले। हाँ क्वेश्चन पढ़ो। तो सर क्या ट्राई किया तुमने? देखिए सर, ये जो रैंक इक्वल 8 to 3 है, मतलब नॉर्मलिटी का 1 होगा। अब क्या है कि डायमेंशन ऑफ a minus 4i मतलब क्या है कि वो जो मैट्रिक्स है उससे सर वो 4 into i से मैट्रिक्स करने से इसका नॉर्मलिटी सर मतलब नॉर्मलिटी चेंज नहीं 1 हो रहा है, मतलब वो इसका 3 हो रहा है, और ऊपर से नॉर्मलिटी ऑफ a minus 2i करने से इसका नॉर्मलिटी 2 हो रहा है। इसका मतलब सर इसको मतलब मैंने इसको ड्रॉ किया कि इसका जो आइगन वैल्यू सर होगा वो मतलब 2 एक आइगन क्या कोई आइगन ये आपका 4x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसने कहा है कि रैंक ए जो है, ए 4x4 की नलिटी डिफाइन कर दिया है इसने, हमें पता ही है ऐसे तो। सो यहाँ से क्या हो रहा है समझो एक बार। यहाँ से ये समझना है कि रैंक ए का हमें दे रखा है 1 है, ठीक, सॉरी 3 है। सो रैंक 3 है तो नलिटी कितनी हो गई? नॉर्मलिटी 1 1 हो गई। और चूंकि ये फुल रैंक नहीं है तो 0 एक आइगन वैल्यू है, मतलब फुल रैंक नहीं है तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा? यहाँ से डिटर्मिनेंट ए के बारे में क्या कह सकते हो आप? 0 होगा, 0 होगा। 0 होगा। तो बी ऑप्शन तो ट्रू हो गया यहाँ पे। अब चूंकि है ना बी ऑप्शन ये डिटर्मिनेंट 0 होगा तो डिटर्मिनेंट 0 है। अब यहाँ पे क्या समझना है आपको, आगे बोल रहा है ये नलिटी इसकी 1 है। ओके, तो इसका मतलब है 0 एक आइगन वैल्यू है, 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अब आगे समझो, गिवन इंफॉर्मेशन है कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ a माइनस 2i जो है वो 2 है। तो रैंक देखिए a माइनस 2i की नलिटी, डायमेंशन मतलब नलिटी हो गई। सो a माइनस 2i की नलिटी जो है, सो नलिटी ऑफ a माइनस 2i इज 2। तो रैंक क्या होगी a माइनस 2i की? रैंक होगा 2 होगा। रैंक 2 है। इसका क्या मतलब है? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 2i कितना आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 2i 0 होगा क्योंकि फुल रैंक नहीं है। तो इसका मतलब है कि a माइनस 2i की आइगन वैल्यू क्या होगी? a माइनस 2i के पास a माइनस 2i की आइगन वैल्यू क्या होगी? यहाँ जैसे हमने कहा है कि डिटर्मिनेंट a 0 है तो 0 a की आइगन वैल्यू है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट a माइनस 2i की 0 है ना, तो a माइनस 2i के पास क्या होगा? 2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ व्हाट? a माइनस 2i या a? हाँ तो मैं तो a माइनस 2i की पूछ रहा हूँ ना।
इसकी आइगन वैल्यू 0 है, एक आइगन वैल्यू 0 होगी बिकॉज हाँ दिस हैज आइगन वैल्यू 0। तो ए की आइगन वैल्यू इधर -2i दो है ना, क्योंकि ये लैम्डा -2 बराबर 0 हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर 2 आ गई। तो ए की एक आइगन वैल्यू 2 आ गई और ए की एक आइगन वैल्यू 0 है, तो 0 और 2 दो आइगन वैल्यू मिल गई, क्योंकि ये 4x4 की मैट्रिक्स है। तो और इसका नलिटी a-2i की 2 है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ नलिटी 2 है ना, सो a-2i टाइम x बराबर 0 करेंगे, सो दिस विल हैव हाउ मेनी लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस? अगर चूंकि नलिटी 2 है, तो नलिटी होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस। सो इसके पास 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो a की है वो 2 है। सो इसके पास 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है ना, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो आइगन वैल्यू 2 है उसकी 2 है। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से ज़्यादा ही होती है। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 या 2 होगी, ये डिपेंड करता है, तभी देखना पड़ेगा। नहीं, 2 तो होगी कम से कम। ओके, सो 2 या 3 कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। सो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी उस आइगन वैल्यू 2 की एटलीस्ट 2 होगी, ठीक है। अच्छा, जब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई, ओके, तो अभी आगे देखता हूँ। सो यहाँ से अभी आगे इसने बोला है कि डायमेंशन ऑफ, क्या बोला हुआ है, डायमेंशन ऑफ क्या है? सो a-4i की नलिटी कितनी है? नलिटी ऑफ a-4i इज nullity of a-4i is 1. So what is the rank of a-4i? 3 होगा। तो इसका क्या मतलब है? क्या ए कैसे कैसे पता चला आपको? क्योंकि तो ये 4 माइनस करने से इसका रैंक का कोई चेंज नहीं आया है, इसीलिए हम बोल सकते हैं। कहाँ चेंज नहीं आया? ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है? हाँ 4+4, लेकिन रैंक को पे तो 3 है सर। अरे तो ए में बात थोड़ी कर रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूँ ए 4x4 की मैट्रिक्स है, तो a-4i किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? तो 4x4 की मैट्रिक्स होगी। और अगर रैंक 4 है, इसका क्या मतलब होगा? अगर मान लो a-4i 4x4 की मैट्रिक्स है, a-4i की रैंक 4 है, इसका क्या मतलब होता है? डिटर्मिनेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं? अब यहाँ a-4i 4x4 की मैट्रिक्स है जिसका रैंक 3 है, इसका क्या मतलब हुआ? और इसका क्या मतलब है? डिटर्मिनेंट 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ मतलब ए का वैल्यू होगा 4 है। तो a-4i जो है उसके पास एक आइगन वैल्यू 0 है, तो a के पास एक आइगन वैल्यू 4 होगी। तो यहां से क्या समझ आया आपको? यहां से ये समझ आया कि 0 2 4 आइगन वैल्यू है a की, लेकिन a तो 4x4 की मैट्रिक्स है, इसके पास 4 आइगन वैल्यू होने चाहिए। लेकिन यहाँ चूंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो मतलब 2 रिपीट कर रहा है। सो a 2 2 4, और ये 4x4 की मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यू 2 टाइम ही आ सकती है, 3 टाइम तो आ नहीं सकती है, वरना 5 आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो गया 0 2 2 4 इज 4 आइगन वैल्यू विथ मल्टीप्लिसिटी। तो अब बताओ, ऑप्शन देख के बताओ क्या समझ आया। अब आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना, पहला ऑप्शन पढ़ो और ट्रू फॉल्स बताओ अपनी समझ से, जल्दीबाजी नहीं करना। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो, जो मैंने सॉल्यूशन लिखे हैं उसके हिसाब से तुम बताओ कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ फॉल्स हुआ। MSQ है ना ये। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो। 0 2 and 4 है आइगन वैल्यू ऑफ a, ये ट्रू होगा। और सेकंड है डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, ये ट्रू होगा। और a इज नॉट डिविजिबल, सर ये फॉल्स होगा क्योंकि आइगन
एक मिनट एक, अरे रुको रुको रुको, एक तो तुम्हें एक भी कॉन्सेप्ट ना, मतलब सब हिले हुए हैं। यहाँ आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट कैसे हैं? ये 4x4 की मैट्रिक्स है, तो 4x4 के मैट्रिक्स पास हमेशा 4 आइगन वैल्यू होगी। वो 4 आइगन वैल्यू कौन सी है? तो आप कह रहे हो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू कहाँ है इसके पास? दिमाग वमाग चल गया तो क्या पढ़ते हो, समझ ही नहीं आता, कुछ भी बोलते हो बिना मतलब कॉन्फिडेंस में। डायगोनलाइजेबल कैसे होता है मैट्रिक्स? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डायगोनलाइजेबिलिटी? या डेफिनेशन छोड़ो, थ्योरम बता दो कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम डायगोनलाइजेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ है? जरा फोटो भेजो जरा ग्रुप में, ऐसा कहीं लिखा होगा दिखाओ मुझे जहाँ। कुछ भी नहीं है, बुक में नहीं लिखा हुआ है एक्स मापा में ऐसा। तुम अपने मर्जी से कुछ भी बना दो, इसलिए तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलता है। कोई चीज ठीक से याद नहीं रखना है। अभी मैंने पिछले साल गेट बैच में इतने क्वेश्चन कराए डायगोनलाइजेबिलिटी के, लेकिन इतनी तुम्हें शर्म नहीं कि उठा के हम देख ले पिछले साल वाले, जो पिछले साल मैंने गेट के इतने क्वेश्चन सॉल्व कराए डायगोनलाइजेबिलिटी पे, वो जाके एक बार पढ़ ले। जो सर ने थ्योरी पढ़ाया वो पढ़ लेते हैं, जो क्वेश्चन मैंने कराया वो कर लेते हैं, फिर जाके डाउट पूछते हैं। नहीं क्वेश्चन मिला भेज दो ग्रुप में बिना जान। मैं तुम्हें कई बार बोलता हूँ जो कोई क्वेश्चन पूछते हो तो उसके जो प्री रिक्विजिट है, जैसे इसमें डायगोनलाइजेबिलिटी वर्ड यूज्ड है, तो एटलीस्ट डायगोनल पढ़ तो लो डायगोनलाइजेबिलिटी होता क्या है। तुम डेफिनेशन गलत बता रहे हो। कहाँ लिखा है ऐसा डेफिनेशन कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होगा तभी डायगोनलाइजेबल होगा? इवन ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, इसका डिस्टिंक्ट आइगन नहीं है तब भी डायगोनलाइजेबल है। ये कितने साल में सीखोगे ये सब चीजें? रिवीजन क्यों नहीं करते तुम? जो चीजें मैंने पिछले साल पढ़ाई है व्हाई डोंट यू रिवाइज दैट? तुम्हें अभी तक पिछले पूरे साल तुम पढ़े हो, गेट बैच में एक एक क्वेश्चन गेट का पिछले साल कराया मैंने, थ्योरी डिटेल में पढ़ाया कि डायगोनल होता क्या है। अभी तक तुम्हें ये नहीं पता डायगोनल होता क्या है। कितने साल सिखाऊंगा? अरे सीखने एक बार पढ़ा दिया, बच्चे का अपना होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको बार बार रिवाइज करें। कब तक रिवाइज करें? जब तक बहुत ज्यादा चीजें क्लियर ना हो जाए। एक बार में सबको थोड़ी आता है। पिछले साल के रिकॉर्डेड लेक्चर तुम्हारे पास है, पिछले साल का सॉल्व प्रॉब्लम तुम्हारे पास है, एक बार जाकर रिवाइज कर लो, देख के बताओ मुझे डायगोनलिटी क्या होता है। और ऐसा थोड़ी लिखा हुआ कहीं पे कि अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, मतलब ये डेफिनेशन थोड़ी है, थ्योरम है, वन वे है, इफ एंड ओनली थोड़ी है। अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू नहीं भी है तब भी डायगोनलाइजेबल हो सकता है। तुम जो कह रहे हो इफ द डिस्टिंक्ट इफ डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, ऐसा कहीं डेफिनेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इवन ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल बता रहा हूं ना, इवन ये भी डायगोनलाइजेबल, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू नहीं है तब भी डायगोनलाइजेबल है ये, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तुम्हारा। एक थ्योरम जो तुम बता रहे हो वो वन वे है, वो बोथ वे नहीं है। उसमें ये है कि डेफिनेशन नहीं है वो। अगर मैट्रिक्स में डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो ये गारंटी डायगोनलाइजेबल होगा। ये जरूरी नहीं कि डायगोनलाइजेबल है तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब इवन जिन मैट्रिक्स में रिपीटेड आइगन वैल्यू है वो भी डायगोनलाइजेबल हो सकती है। तो उसके लिए कैसे चेक करते हैं उस मैट्रिक्स को? तो उसके लिए कंडीशन ये होता है, अभी मैं यहाँ जिक्र कर रहा था एक वर्ड का, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। ऐसा कुछ थ्योरम है? तुम बताओ डायगोनलाइजेबिलिटी का क्या कोई ऐसा थ्योरम है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी या ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी रिलेटेड? बताओ क्या थ्योरम है? जो हम क्वेश्चन जनरली इसी से सॉल्व करते हैं ना सारे क्वेश्चन। अब पिछले साल इतने क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व करे, इतने डाउट तुम्हारे मैंने किए होंगे, डायगोनलाइजेबिलिटी के क्वेश्चन किए होंगे पिछले साल, तब भी तुम्हें डायगोनलाइजेबिलिटी नहीं आता है, तो उसमें गुस्सा ही आएगा ना कि एक चीज कितने साल तक पढ़ाएगा। बताओ क्या है इसमें थ्योरम? ये है यहाँ इफ एंड ओनली इफ है कि अ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ algebraic multiplicity is equal to geometric multiplicity corresponding to each eigen value। ये if and only if थ्योरम है। वो जो तुम बता रहे वन वे है तो डेफिनेशन थोड़ी है, वन वे स्टेटमेंट का भी डेफिनेशन हो ही नहीं सकता। तो अगर डिस्टिंक्ट है तो गारंटी डायगोनलाइजेबल होगा, अगर डायगोनलाइजेबल है तो जरूरी नहीं डिस्टिंक्ट होगा। तो यहाँ तुम कह रहे हो रिपीट कर रहा है इसलिए नहीं है, मैं कह रहा हूँ रिपीट कर रहा तब भी डायगोनलाइजेबल है। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ अलजेब्रिक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और जो रिपीटिंग आइगन वैल्यू है उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, दोनों इक्वल है, इसलिए डायगोनलाइजेबल है। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। ये चीज है। नेक्स्ट बताओ, फोर्थ बताओ। मतलब ऑप्शन ट्रू है। इसमें करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं?
1 2 एंड 1 2 and 4 हाँ तो फिर तो सही, तुम्हें बोल बता रही नॉट डायगोनल। मतलब इसने ऑप्शन में लिखा है ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, जो कि गलत है क्योंकि ये डायगोनलाइजेबल है। समझ आया कि नहीं? ऑप्शन में थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है और ऑप्शन कह रहा है डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो इसलिए गलत है ना ऑप्शन। हाँ ट्रेस बताओ, इसका ट्रेस क्या होगा? ट्रेस का क्या डेफिनेशन है? मैट्रिक्स में ट्रेस कैसे निकालते हैं? हाँ ठीक है, कितना है ये? 0 2 2 4 ऐड कर लो, तो ये हो गया 8। इसको ऐड नहीं करना है कि ये, क्योंकि वो जब लिखते हैं तो रिपीट करके नहीं लिखते हैं। 0 2 2 4 इसकी आइगन वैल्यू है, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू इज ट्रेस, तो डी करेक्ट है। ठीक है, हाँ जी बाकी लोग बताइए। एक मिनट, किसका रह गया? निखिल आई थिंक आपके रहे। हाँ हाँ जी भाभी का। अच्छा एक मिनट भाभी